हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम अपने पुराने डिस्कशन ऑन साइक्लिक ग्रुप्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम थ्योरम करने वाले हैं, इस थ्योरम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी कॉरोलरीज हैं, क्योंकि कॉरोलरीज थ्योरम्स के एप्लीकेशंस होते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालकर या फिर कुछ स्पेशल केसेस लेकर हम कॉरोलरीज को बनाते हैं। तो इसीलिए कॉरोलरी के साथ साथ ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस वाली थ्योरम की कॉरोलरीज के थ्रू हम लोग जानेंगे कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट और उस ग्रुप के ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है। दूसरा कि हम किसी भी साइक्लिक ग्रुप के एक जनरेटर के साथ साथ अगर उसके और भी कोई जनरेटर्स हों तो उन्हें किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानने वाले हैं आज की इस थ्योरम और उसकी कॉरोलरीज की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी थ्योरम क्या है देख लेते हैं। थ्योरम बोलती है लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इन ए ग्रुप, ठीक है, एंड लेट के बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, then we have a raised to the power k is equals to a raised to the power gcd of n comma k and order of ak is equals to n by gcd of n comma k। ठीक है, तो इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, किस तरीके से प्रूफ करेंगे, क्या करना है प्रूफ में, वो जानने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज gcd का मतलब क्या होता है। अगर हम GCD ऑफ A, P लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो GCD होगा ना, सपोज करो वो D है, तो वो क्या होगा, एक ऐसा नंबर है जिससे हम लोग A को भी डिवाइड कर सकते हैं, उससे हम B को भी डिवाइड कर सकते हैं, और A और B को डिवाइड करने वाले जितने भी इंटीजर्स हैं ना, A और B को डिवाइड करने वाले जितने भी इंटीजर्स हैं, और वी कैन से जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब में D कैसा होगा, लार्जेस्ट होगा, तभी इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, जो इनको डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट। ठीक है, एक चीज तो ये है ना। एक GCD से रिलेटेड एक और थ्योरम है, क्या है कि अगर दो नंबर का GCD क्या है, D है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, D को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B लिख सकते हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B का मतलब क्या कि हम लोग लिख सकते हैं K1A प्लस K2B, वेयर K1 एंड K2 आर इंटीजर्स। ठीक है, कोई भी रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम D को क्या कर सकते हैं, जिन दो नंबर्स का वो क्या है, GCD है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका हम लोग यहाँ पर इस वाली थ्योरम के प्रूफ में यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से प्रूफ करना है। देखें जरा भाई, थ्योरम के प्रूफ में क्या करना है। देखो, हमें दो चीजें प्रूफ करनी है। नंबर एक कि अगर किसी भी एलिमेंट A का ऑर्डर n है और k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, a रेस्ट टू द पावर k इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर GCD ऑफ n कॉमा k होना चाहिए। एक चीज तो ये। दूसरा कि ये इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इजी वाले पार्ट से प्रूफ करते हैं इसको। देखो ओके, तो प्रूफ देखो क्या करेंगे। अब टू प्रूफ हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है कि a रेस्ट टू द पावर k इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, a रेस्ट टू द पावर GCD ऑफ n कॉमा k। ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए ये देखो दोनों के दोनों सेट हैं। अब इसे प्रूफ करने के लिए ये सफिशिएंट रहेगा कि आप इसको इसका सबसेट दिखा दें और ये इसको सबसेट दिखा दें। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो सेट है A और B, वो कब इक्वल होते हैं, जब वो एक दूसरे के सबसेट हों। उसी चीज का यूज करते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे जब ये भी एक दूसरे के सबसेट हों। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं टू प्रूव दिस वी मस्ट प्रूव, हम लोगों को क्या प्रूव करना चाहिए, वी मस्ट प्रूव दैट नंबर ए कि a रेस्ट टू द पावर k इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ a रेस्ट टू द पावर GCD ऑफ n कॉमा k ना, एंड द सेकंड वन इज a रेस्ट टू द पावर GCD ऑफ n कॉमा k इज ए सबसेट ऑफ व्हाट, a रेस्ट टू द पावर k। ठीक है, ओके। अब मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या करता हूं, लेट अस एज्यूम
लेट अस डिनोट, नॉट एज्यूम, डिनोट d इक्वल टू कितना, GCD ऑफ n कॉमा k, जिससे कि हमें थोड़ा कम लिखना पड़े। मैंने क्या मान लिया भाई, d क्या है, n और k का GCD है, ठीक है। अच्छा अब समझना, अगर d n और k का GCD है तो बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, वी कैन डिवाइड n बाई d एंड ऑल्सो वी कैन डिवाइड k बाई d। मतलब हम n को भी d से डिवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ k को भी d से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन राइट k इक्वल टू, ठीक है, और d इंटू सम नंबर भी से m, है ना, m इज एनी इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैं a की पावर k देखूं, है ना, तो a की पावर k क्या होगा, a की पावर dm होगा, ठीक है भाई। अब a की पावर dm का मतलब a रेज टू द पावर d इंटू m, इसका मतलब ये चला गया a की पावर d के अंदर, समझ रहे हो, क्योंकि ये a की पावर d की एक पावर है, इसका मतलब इसके अंदर चला गया, क्योंकि इसके अंदर a की पावर d की सारी पावर्स हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ना। तो ये वाला इसके अंदर है, ये इसके इक्वल है, तो a की पावर k किसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया, a की पावर k किसके अंदर चला गया, a की पावर d के अंदर चला गया, ठीक है। लेकिन हमने सब ग्रुप वाले जो थ्योरम्स पढ़ी थी उनमें देखा था एग्जांपल्स में भी कि ये जो साइक्लिक है ना, ये जो सेट है ये एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसके अंदर a की पावर k है और ये सब ग्रुप है। हम लोग ये जानते हैं कि सब ग्रुप के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी जितनी भी पावर्स होंगी, a to z जितनी भी पॉसिबल पावर्स होंगी वो सब किसके अंदर चली जाएगी, a की पावर d के अंदर चली जाएंगी। और अगर इसकी सारी पावर्स ही इसके अंदर चली गई तो इसकी जो पावर्स का है ना, इसकी जो पावर्स का सेट है वो भी किसका सबसेट हो जाएगा, इसका सबसेट, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट तो इसमें ही चले गए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसकी पावर्स का जो सेट है a की पावर k, वो किसका सबसेट होगा, a की पावर d का। इट विल बी इक्वेशन नंबर 1 नाउ, ठीक है, और वी कैन से इनइक्वालिटी नंबर 1 और वट एवर इट इज, ठीक है। तो ये बन गया 1, ठीक है। अच्छा 1 इसको नहीं बनाते हैं, एक और चीज लिखते हैं, ये जो d है इस d को हमने क्या लिखा, GCD ऑफ n कॉमा k। तो a की पावर k इज अ सबसेट ऑफ a की पावर GCD ऑफ n कॉमा k, ठीक है, इसको बनाते हैं 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखो ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। अब दूसरे पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं ये समझना जरा, ठीक है। अब देखना जरा, नाउ 4b है ना। अब देखो क्या है, हम लोग ये जानते हैं कि d क्या है, GCD है, किस किस का GCD है, n और k का, n और k का GCD ही तो है d। अभी मैंने बताया था जो भी GCD होता है, जिन दो नंबर का GCD होता है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लोग उसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम। अगर d को हम लोग चाहें तो n और k के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, d इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं k1n प्लस k2k, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा, अब मैं इसका यूज करूं तो a की पावर d देखें कितना होगा, ये हो जाएगा a की पावर k1n प्लस k2k। तो ये हो जाएगा a की पावर d इज इक्वल्स टू a की पावर k1n इंटू a की पावर k2k। इसे लिखेंगे a की पावर n k1 इंटू a की पावर k और फिर k2। ये हो गया आइडेंटिटी की पावर k1, ये हो गया a की पावर k की पावर k2, ठीक है। तो ये तो आइडेंटिटी हो गया a की पावर k और k2, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है a की पावर k की कोई पावर है ना, इसका मतलब ये चला गया इसके अंदर, सेट ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ a की पावर k, ठीक है। अब ये a की पावर d जो है वो किसके अंदर चला गया, a की पावर k के अंदर चला गया, ठीक है। और ये क्या है, एक सब ग्रुप है, और सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर सेटिस्फाई होगी, और जैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो रिपीटेडली क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज कर कर हम बोल सकते हैं कि ये जो a की पावर d है ना, यहाँ पर जो बैठा है a की पावर d, इसकी जितनी भी पॉसिबल इंटीग्रल पावर्स हैं, ऑल द पॉसिबल इंटीग्रल पावर्स ऑफ a रेज टू द पावर d विल लाई इन दिस सेट,
a raised to the power k ना. It means what we can say is the set of all the integral powers of a raised to the power d will be a subset of this set. Why? Because each and every element of the set containing all the integral powers of a raised to the power d is present here na. It means that set will be a subset of this set na. So we can write a raised to the power d will be a subset of a raised to the power k. This is 2 na. Oh, we should not write the 2 here na. We can simply substitute the value of d, which is d is what? GCD of n comma k. इसकी वैल्यू रख देते हैं n comma k, ठीक है. और ये क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ a raised to the power k. ये हो गया 2. इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो बाई 1 and 2, 1 and 2, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a की पावर k इज इक्वल्स टू a raised to the power GCD ऑफ n comma k, ठीक है. अच्छा, एक पार्ट तो हो गया ना प्रूफ. अब दूसरा वाला पार्ट प्रूफ करेंगे. उसके लिए देखें जरा. देखो, अगर a raised to the power k और इससे जनरेटेड दोनों सेट इक्वल हैं तो इन दोनों का ऑर्डर भी कैसा होगा? सेम. तो इन दोनों का ऑर्डर भी कैसा होगा? सेम. मतलब ग्रुप्स का ऑर्डर ना. a raised to the power GCD n comma k, ठीक है. अब इससे लास्ट वाली थ्योरम जो हमने पढ़ी थी इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें क्या देखा था कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप है, उसका ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होता है? सेम. तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर k का ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a raised to the power GCD ऑफ n comma k, ठीक है. इसको बोल देंगे हम लोग 3, है ना. और हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है. अब ये चीज हम लोग किस तरीके से लेकर आएंगे वो समझना. देखो जरा. नाउ अब इसे देखना जरा ध्यान से, ठीक है. अच्छा, अगर मैं a की पावर GCD n comma k की बात करूं तो ये जो GCD n comma k है इसका मतलब क्या है? d ना. इसके जगह हम लोग d लिख सकते हैं. तो हमें a की पावर d का ऑर्डर चाहिए, है ना. तो अगर मैं a की पावर d की पावर n बाई डी करूं तो ये बेटा मिलेगा a की पावर n, जो कि आइडेंटिटी होता है. तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि भाई a की पावर d की पावर n बाई डी करने पर आइडेंटिटी आया, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है ना, a की पावर d का जो ऑर्डर है, और वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, a raised to the power d का ऑर्डर जो है वो n बाई डी से या तो इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा, है ना. ओके, तो अगर मैं ये पॉसिबिलिटी शो कर दूं कि ये जो n बाई डी से छोटी वाली पॉसिबिलिटी है, मतलब ऑर्डर ऑफ a की पावर d जो है n बाई डी से छोटा नहीं हो सकता, अगर मैं ये शो कर दूं तो ये हो जाएगा कि a की पावर d का ऑर्डर जो है वो कितना होगा? n बाई डी होगा. क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो n बाई डी होगा या फिर उससे छोटा होगा. छोटे वाले को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर इक्वल टू वाली कंडीशन बचेगी. लेकिन एक्सक्लूड कैसे कर पाएंगे वो देखना जरा. सपोज करो, है ना, कि अगर i जो है वो n बाई डी से छोटा है, ठीक है, देन सिंपल सी बात है आई डी विल बी लेस देन n, ठीक है. तो अगर मैं a की पावर d, है ना, अगर मैं a की पावर d की पावर i करूंगा भी तो a की पावर id मिलेगा, तो जो कि आइडेंटिटी हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? देखो, a जो है, a का ऑर्डर कितना था? a का ऑर्डर इसने गिवन था n. इसका मतलब क्या हुआ? n ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है. What is n? n is the least positive integer such that a raised to the power n will be identity. लेकिन यहाँ पर देखो id क्या है? लेस देन n है. इसका मतलब a raised to the power id आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइडेंटिटी तक a की पावर में जाके पहुंचाने वाला जो सबसे छोटा इंटीजर है वो क्या है? सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, वो n है. तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता. और अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब i इसका a की पावर d का ऑर्डर नहीं हो सकता. लेकिन i तो n बाई डी से छोटा था. इसका मतलब ये हुआ कि n बाई डी से छोटा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जो a की पावर d का ऑर्डर बन जाए. इसका मतलब a की पावर d का जो ऑर्डर बनेगा ना वो n बाई डी बनेगा. इसका मतलब a की पावर d क्या है? GCD ऑफ n कॉमा k है. ये हो जाएगा n बाई GCD ऑफ n कॉमा k. यहां तक पहुंच गए. अब देखना जरा क्या, ये जो
ए रेस्ट टू द पावर जीसीडी ऑफ एन कॉमा के है, इसकी वैल्यू कितनी है, ऑर्डर ऑफ ए रेस्ट टू द पावर के इक्वल टू एन अपॉन जीसीडी ऑफ एन कॉमा के, और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो हो गया, देखा कितना सिंपल प्रूफ है। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉरोलरीज हैं वो देखेंगे, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए तो भाई इसकी कुछ कॉरोलरीज की बात कर लेते हैं, देखें कॉरोलरीज क्या क्या हो सकती हैं इसकी, देखते हैं। देखो अभी जो हम लोगों ने देखा कि अगर हम ए की पावर के इक्वल टू देखें तो क्या होता है, ए की पावर जीसीडी ऑफ एन कॉमा के, है ना। और दूसरी चीज जो देखी हमने, क्या देखा, ए की पावर के इक्वल टू क्या है, एन जीसीडी ऑफ एन कॉमा के, है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि ए की पावर के का जो ऑर्डर है ना, ए की पावर के का जो ऑर्डर है वो एन को डिवाइड करता है। ठीक है, यहां से ये पता चला। ठीक है, तो अगर हम ये जो ग्रुप की बात कर रहे थे, किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे थे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, किस तरीके से कि भाई जी हमारा क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए, ऑर्डर जिसका कितना है, एन है। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठाओगे ए की पावर के फॉर्मेट का होगा, है ना। तो जो उसका ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए, एन बाई जी सी डी ऑफ एन कॉमा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की पावर के का ऑर्डर एन, मतलब कि जो जी का ऑर्डर है उसको डिवाइड करेगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप और उसके जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है। वो हमने इससे लास्ट वाली वीडियो की जो थ्योरम करी थी उसकी कोरोलरी में देखा था। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, हमारे पास कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट है ए की पावर के फॉर्मेट के ही होंगे, तो किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उस साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये हो गई इसकी सबसे पहली कोरोलरी। वो लिख देते हैं, कभी भूल जाए पहले लिख लेते हैं। कोरोलरी नंबर 1 क्या बोला मैंने, इफ जी इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ any element of G, any element of G divides the order of G, ना, divides the order of G। ठीक है, सबसे पहली कॉरोलरी तो हो गई ये वाली। ठीक है भाई, अब दूसरी कॉरोलरी पर आते हैं। दूसरी कॉरोलरी क्या है, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम का यूज करके किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरीके से, भाई सपोज करो कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जी, ठीक है, जनरेटेड बाय ए है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इक्वल टू ए की पावर के हो सकता है, ए की पावर के हो सकता है ना। कब, देखो हम लोगों ने देखा था ए की पावर के किसके इक्वल होता है, ए की पावर जी सी डी ऑफ एन कॉमा के इक्वल, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए की पावर जी सी डी ऑफ एन कॉमा के इक्वल। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है 1, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब जी सी डी ऑफ एन कॉमा के कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जी कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, और जनरेटर क्या है a, तो a की पावर k उसका जनरेटर हो सकता है अगर जी सी डी ऑफ एन कॉमा के क्या हो, 1 हो। ये हम करेंगे अगली वाली कॉरोलरी के रूप में यूज। ठीक है, तो क्या बनी हमारी कॉरोलरी नंबर 2, देखते हैं जरा। इफ G is a finite cyclic group, finite cyclic group of order n, of order n with generator A, with generator A, with generator A, ठीक है, then A की पावर k is also a generator, also a generator, है ना, जनरेटर ऑफ, ठीक है, व्हाट, जनरेटर ऑफ G।
ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। जनरेटर ऑफ G दैट इज A इज इक्वल्स टू A रेज टू द पावर K इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ N, K इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गई अगले वाली कॉरोलरी। अगर इसी कॉरोलरी को हम एडिटिव फॉर्म में ले जाए, है ना, अभी तक ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखी है, अगर मैं इसी फॉर्म को एडिटिव में ले जाऊं तो किस तरीके से बनेगा, ध्यान से समझना। देखो जरा कि अगर ये है G कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और A उसका जनरेटर है, ठीक है, अगर A किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है जो कि एडिटिव ग्रुप है ना, इसका ऑर्डर कितना है, n है, ठीक है, तो क्या होगा कि Ka इक्वल टू A होगा, मतलब कि Ka उस ग्रुप का जनरेटर होगा इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ N, K, ठीक है, N, K कितना हो, 1 हो, ठीक है। अब एक ऐसा एडिटिव ग्रुप हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, Zn, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। इसका एक जनरेटर हम लोग जानते हैं 1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं A के जगह 1 यूज करूं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई Zn है, उसका एक जनरेटर 1 है, ठीक है, तो K इंटू 1 मतलब K, ठीक है, इसका जनरेटर होगा इफ एंड ओनली इफ जो GCD ऑफ N, K है वो कितना हो, 1 हो, ठीक है। यही हमारी अगली वाली कॉरोलरी है, ठीक है। क्या है कि अगर हम Zn की बात करें, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n की बात करें, तो K उसका जनरेटर होगा इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ N, K इज 1। सो दिस विल बी आवर कॉरोलरी नंबर 3, ठीक है। क्या है कॉरोलरी नंबर 3, लिखते हैं एन इंटीजर और वी शुड राइट मतलब पॉजिटिव इंटीजर, एन इंटीजर K बिलोंगिंग टू Zn, ठीक है, इज ए जनरेटर ऑफ Zn इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ N, K इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये जो थ्योरम्स थी, है ना, ये जो कॉरोलरीज थी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं अब हम किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का क्या कर सकते हैं, अगर एक जनरेटर पता है तो कोशिश कर सकते हैं उसके और भी जनरेटर्स निकालने की यूजिंग दिस कॉरोलरी। और इस वाली कॉरोलरी ने तो कमाल ही कर दिया, क्या कि अगर हमारे पास कोई भी Zn है तो हमें क्या देखना है, उसका अगर जनरेटर फाइंड आउट करना है तो इसका यूज करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे वो देखें। देखो भाई, अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और मुझे पता करना है उसका जनरेटर कौन कौन हो सकता है, अगर A जनरेटर है तो मैं क्या करूंगा, A का ऑर्डर उठाऊंगा n, ठीक है, और उससे छोटे ऐसे जितने भी इंटीजर्स हैं जो उसके साथ को प्राइम हो, मतलब जिनका GCD क्या हो, n के साथ 1 हो, उन सब को लो, A की पावर में एक 1 by 1 डालते जाओ तो हमें जनरेटर्स मिलते जाएंगे उस साइक्लिक ग्रुप के, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इसका यूज करके काउंट भी कर सकते हैं कितने जनरेटर्स होंगे। भाई जितने हमें यहाँ पर ऐसे इंटीजर्स मिले लेस देन और इक्वल टू n विच आर को प्राइम टू n, उतने ही क्या होंगे, उसके जनरेटर्स होंगे। बिल्कुल सेम यहाँ पर अगर हमें Zn के जनरेटर्स फाइंड आउट करने हैं तो बेसिकली हमें सिर्फ ऐसे इंटीजर्स चाहिए जो n के साथ क्या हो, को प्राइम हो, n से लेस देन हो और n के साथ को प्राइम हो। जितने भी ऐसे इंटीजर्स मिलेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, Zn के जनरेटर्स होंगे। और उन्हें काउंट करके हम लोग ये भी बता सकते हैं कि इस Zn के कितने जनरेटर्स होंगे, ठीक है। दिस इज वाई दिस थ्योरम इज ए पावरफुल टूल रिलेटिंग टू साइक्लिक ग्रुप्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में, जो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है रिलेटेड टू साइक्लिक ग्रुप्स, ठीक है। जाते जाते एक बात और, अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते स्क्रीनशॉट जरूर लें।